द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भावनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मैं इस बाजार की इतनी भयंकर अनिश्चित वातावरण में और इतनी भारी उठापटक के बीच जो कुछ मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ, वो बहुत ठोस वीडियो हैं। बड़ी मेहनत के बाद बनाए वीडियो, बड़ी सोच सबसे बड़ी बात है। पहले सोचा जाता है, फिर उसके अनुसार बोलना क्या है वो तैयार किया जाता है, कंपाइल किया जाता है। जब एक वीडियो बनता है, मतलब बहुत गंभीरता से सोचता हूँ। मैं आज वीडियो बना पाऊंगा, मैं कल ये सोच कल के सोचूंगा कल किस विषय पे वीडियो बनाऊं। ये कोई ठाली गपशप नहीं है ये कि जिससे एक साहब ठीक है गप लड़ा गए, ठीक है वो अमेरिका में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है, उससे क्या होगा, वो ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज एग्जैक्टली डेटाबेस एनालिसिस which gives a clear and very clear picture about the subject, about the topic, whatever I speak on this video. तो आप सुने, मेरी बात सुनो। आज का हमारा जो विषय होगा वो विषय होगा कि पीएसयू बैंक के शेयरों में लगातार गिरावट क्यों आ रही है और क्या ये आती रहेगी या ये बढ़त में बदलेगी। दिस इज आवर सब्जेक्ट ऑन द पीएसयू बैंक्स। नाउ आई स्टार्ट माई एक्सप्रेशंस। देखिए, ऐसा है, पिछले 52 वीक्स के दौरान, भाई ये ज़्यादा मंदी तो 3 महीने से आई है ना। अक्टूबर से थोड़ा अटैक हुआ था एफआईज का, थोड़ा सेकंड क्वार्टर की वर्किंग आने से पहले थोड़ा अटैक हुआ था। उस अटैक से थोड़ी गिरावट है। एज सच कोई बहुत बड़ी गिरावट भी नहीं है। लेकिन पीएसयू बैंक, मैं मेटल सेक्टर के बारे में भी आपको राज खोलता रहा हूँ और बिल्कुल सही निकला है। पिछले 8 महीने से, जब से मैं 9 महीने से, जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, तब से मैं कह रहा था रिमेन अवे फ्रॉम मेटल सेक्टर, और वो बात चरितार्थ से निकली है। जबकि टीवी पर 10-5 एक्सपर्ट तो आ ही जाते हैं जो कहते हैं साहब मेटल खरीदो, जेएसडब्ल्यू खरीदो, और साहब जो है कि जिंदल स्टील खरीदो, और टाटा स्टील को भी रिकमेंड कर ही देते हैं बहुत से लोग तो, और हिंदुस्तान मतलब ये जो हिंडाल को है उसको रिकमेंड करते हैं, नालको को रिकमेंड करते हैं, करते रहते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन मेरी आपसे यही रहा था कि वो सही निकला। इसी तरह मैं पीएसयू बैंकों के बारे में 1-2 बार मैं कह चुका हूँ, वीडियो भी बना चुका हूँ, और आज मैं आपको जो तस्वीर पेश कर रहा हूँ, एक कंपैरिजन, आप चौंक जाएंगे सुनकर के। आप चौंक जाएंगे सुनकर, और वो चौंक ये है कि गिरावट क्यों आ रही है, क्या कारण है, वो भी हम सोचने का प्रयास करेंगे, चर्चा करेंगे इस पर वीडियो पर। लेकिन कितना गिरा है पहले तो मैं आपसे बता देता हूँ। पीएसयू सेक्टर इंडेक्स, पीएसयू बैंकों का एक अलग से इंडेक्स है एनएसई पर, और वो ये है इंडेक्स। पिछले 52 वीक्स का मैं आपको तस्वीर बताता हूँ, इंडिविजुअल शेयरों पर भी बताऊंगा, इंडेक्स की पोजीशन बताऊंगा। 8,053, 52 वीक्स पहले 8,053 था पीएसयू बैंकों का इंडेक्स। अभी कितना है? 6,152 है। वो कितनी गिरावट आई? 23.41% की पीएसयू बैंक इंडेक्स में गिरावट आ चुकी है। कितनी गिरावट आई है पीएसयू बैंक इंडेक्स में? 23.41% गिरावट आई है, जबकि पीएसयू बैंकों का प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। Constantly the profitability of the PSU bank is going up. अब उसकी सच्चाई क्या है वो हम आपको बताएंगे, मतलब, और इंडिविजुअल शेयरों पर भी बताएंगे कि टॉप लेवल से वो कितने गिरे हैं 52 वीक में, और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी बढ़ी है ये भी हम बताएंगे आपको। तो देखिए, आपको टीवी पर दिन में मेरे ख्याल 10-20 तो रिकमेंडेशन मिली जाती हैं कि एसबीआई खरीदो, कैन बैंक खरीदो, पीएनबी खरीदो, बॉब खरीदो, इवन आइडिया भी खरीदो। और एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने तो लिख ही रखा है, आईडीबीआई के 10,000 शेयर खरीद के रख रखे हैं, और उन्होंने नॉट फॉर सेल लिख रखा है उस पर। मुझे भी वो राय देते हैं कि आप आईडीबीआई क्यों नहीं खरीदते हो, खरीदिए आप, ये शेयर 500 रुपये होगा। लेकिन ठीक है, मैं उनको खैर थोड़ा सा कह भी चुका हूँ कि भाई हम इस तरह के शेयर नहीं खरीदते हैं।
लेकिन खैर शुभ चिंतक के नाते मुझे वो सलाह देते हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। अच्छी बात है, और हो सकता है हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन खैर, अब स्टेट बैंक ऑफ, ये 5 बैंक जो हैं, 1 2 3 4 5 जो PSU बैंक हैं, जो सबसे बड़े हैं आकार प्रकार में, जिनकी परफॉर्मेंस ओवरऑल ठीक रही है, मतलब हिस्टोरिकली ठीक रही है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अच्छा, चर्चा क्या है सर? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर 52 वीक्स पहले 912 रुपये था, अभी कितना है? 744 रुपये है। इसमें 18.43% की गिरावट आई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो भारत का सिरमौर बैंक है, द लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया है, वाकई लार्जेस्ट है और बहुत अच्छा बैंक है। मैं बैंक को खराब नहीं बता रहा हूँ, बैंक का स्टाफ बहुत अच्छा है, बैंक बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा है। लेकिन प्रकृति तो प्रकृति ही है अपने आप में, उसको बदला नहीं जा सकता। तो उसमें आप देखिए इनकी कई समस्याएं हैं, मैं बताऊंगा बाद में। इनमें इनका कोई दोष नहीं है, बैंक मैनेजमेंट का कोई दोष नहीं है। 18.43% गिरा है और वर्किंग में 23.41% की बढ़त आई है। प्रॉफिट नहीं, ग्रो प्रॉफिट, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रो कर रहा है 23.41%, 23.41% से प्रॉफिट ग्रो कर रहा है SBI का। तो रिवर्स पोजीशन होगी दोस्तों ये तो, जहां कम से कम 23% तो बढ़ता भाई, ये तो 18.5% गिर और गया। मतलब तो 23, ये गिरावट माननी पड़ेगी आपको। 23 और 18, 41, 42% की गिरावट माननी पड़ेगी। इसमें प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने का कोई फायदा नहीं हुआ, घटत हो रही। तो उनको घटत को और प्रॉफिटेबिलिटी को दोनों को जोड़ो, देयर इज ए डिमिनिशन, देयर इज ए डेप्रिसिएशन ऑफ 42% इन द शेयर सो फार द प्राइस ऑफ द शेयर इज कंसर्न। ये क्यों है अब बताएंगे, रीजन सबके बताएंगे, एक साथ बताएंगे क्या रीजन है। कैश, कैनरा बैंक का 52 वीक्स पहले शेयर का रेट था 128 रुपये 90 पैसे। आज का रेट है 96 रुपये 75 पैसे रेट है। कितना डाउन आया? 25% डाउन। ये बाजार की वजह से नहीं है, ये खाली ये तो आ ही रहे, पहले से ही आ रहे हैं डाउन। मतलब ऐसा नहीं 3-4 महीने में डाउन आए हैं ये शेयर, ये तो लगातार यूं स्लिप सोते सोते घिसते घिसते जमीन पर आ रहे हैं। मतलब तो 25% की गिरावट आई 52 वीक्स के अंदर कैनरा बैंक के अंदर। और इसका प्रॉफिट कितना बढ़ा है 52 वीक्स में? ईयर ऑन ईयर लेटेस्ट क्वार्टर में 11.5%। पूरी प्राइवेट बैंकिंग इंडस्ट्री दबी पड़ी है, जो मोस्ट ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट बैंक जो है अंडर डिप्रेशन है। बट इवन देन दिस कैनरा बैंक हैज रिपोर्टेड 11.5% ग्रोथ इन द प्रॉफिट। वो ठीक है, और क्या है क्या नहीं ये चर्चा अलग से करेंगे, अभी सुनिए। यानी प्रॉफिट बढ़ रहा है, शेयर के नाम गिर रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक 52 वीक्स पहले 142 रुपये 90 पैसे था, आज क्या है 97 रुपये 62 पैसे। कितने परसेंट गिरावट आई? 31.78% की गिरावट आई है। अब प्रॉफिट कितना बढ़ा? 13.36% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर लेटेस्ट क्वार्टर में। दोस्तों विचार कीजिए आप इनके ऊपर। डाटा की सच्चाई को झुटलाया नहीं जा सकता। डाटा इज डाटा एंड दीज डाटा हैव बीन रिपोर्टेड, ये मैंने तैयार नहीं किए हैं, दीज डाटा हैव बीन रिपोर्टेड बाय बैंक इटसेल्फ, सो एंड दीज आर द ऑडिटेड फिगर्स। अच्छा, अब बैंक ऑफ बड़ौदा पे चलते हैं। 52 वीक्स पहले इसका रेट था 299 रुपये 70 पैसे, आज रेट क्या है 225 रुपये 21 पैसे। कितना डाउनफॉल है? 25% डाउनफॉल है। दिस इज नॉट ए लिटिल डाउनफॉल दोस्तों। इतना बड़ा बैंक है जिसकी 12 लाख करोड़ रुपए का डिपॉजिट बेस है, उसके दाम ग्रोथ देने के बावजूद, अभी बताते हैं आपको प्रॉफिट कितना बढ़ा है इसका 12 महीने में, एक साल में, ईयर ऑन ईयर लेटेस्ट क्वार्टर में इसका प्रॉफिट बढ़ा है। बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रॉफिट बढ़ा है 8.95% की ग्रोथ आई है प्रॉफिट में। भाई पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री दबी पड़ी है, उसके नेगेटिव जाकर के और ये ग्रोथ दे रहे हैं PSU बैंक, और उसके बावजूद भी इनके दाम गिर रहे हैं, उनके बढ़ रहे हैं प्राइवेट बैंकों के। व्हाट इज दिस? मार्केट बेवकूफ़ नहीं है। मार्केट के अंदर जो नीचे बड़े बड़े मुंशी बैठे हैं, बड़े बड़े कैलकुलेटर कहता हूँ उनको, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स हैं, वो कैलकुलेट करके और नंबर देते हैं, रेट तय करते हैं। वो इतना
वो गलत नहीं करते हैं, उनकी तो बहुत थोरो स्टडी, जो बोलते नहीं हैं, कहीं नहीं दिखाई देंगे, सही बात कहीं नहीं बताएंगे, बाकी सच्चाई ये है कि वो तय करते हैं। अच्छा, फिर इंडियन बैंक, ये टॉप परफॉर्मिंग पीएसयू बैंक्स हैं, जो मैंने 5 बैंक लिए हैं। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो देश का सरताज है, मतलब सम्मान्य है। 52 वीक्स पहले इस शेयर का रेट था 632 रुपये 70 पैसे। आज क्या है? 501 रुपये। कितना डाउन आया? 21% डाउन आया 52 वीक्स में। प्रॉफिट में ग्रोथ क्या आई इसमें? इंडियन बैंक में 11.67% प्रॉफिट बढ़ा है। तो प्रॉफिट तो 11.67% बढ़ा और शेयर का दाम 21% गिरा। मतलब ये बाजार की टोन के कारण नहीं है, ये सच्चाई है। अब बताऊंगा मैं आपको क्यों गिरे। इन बैंकों के बहुत बड़ा पैसा डूब गया था। जो यूपीए 2 था, उसका कार्यकाल गड़बड़ रहा था। मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि बहुत से लोगों को कष्ट होता है अगर मैं किसी की आलोचना, कांग्रेस की आलोचना करता हूँ खासतौर से, तो मुझे कोई आलोचना नहीं करनी, मुझे तो तथ्यपरक बात करनी है, फैक्चुअल पोजीशन आपको बतानी है। करीब 20 लाख करोड़ रुपया पीएसयू बैंक्स का डूब गया था। गलत लोन देने के कारण, गलत लोगों को दे दिया, गलत इंडस्ट्री को, बैंकों को, इनको दे दिया था। तो इस सरकार ने, जो मोदी सरकार आई, इसने कई तरह के प्रयास करके और इन बैंकों की मिट्टी हो गई थी। मतलब पीएसयू बैंक बिल्कुल बहुत बुरा हाल हो गया था इनका। तो मोदी सरकार ने प्रयास करके, आरबीआई ने किए, मोदी सरकार ने, दोनों ने मिलकर प्रयास किए और प्रयास करके इन बैंकों को ट्रैक पर लाए। और वो डूबा हुआ पैसा बहुत कुछ वसूल हो गया, रिकवर हो गया वो पैसा, बहुत कुछ हो गया। सारा तो देखिए नहीं होता, बिजनेस चलता रहता है, कुछ नई डूबत आती हैं, कुछ पुरानी वसूल होती हैं, चलता रहता है। लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम थी, नाउ दैट इज ऑलमोस्ट ओवर। और उस प्रॉफिट को जो वसूली हुई, ये राइट ऑफ कर चुके थे बैंक्स, एनपीए में डाल चुके थे। एनपीए में डालने का मतलब, नेट एनपीए में डालने का मतलब, दे रॉट ऑफ। अब सवाल ये है कि ये पैसा वसूल हो रहा है, एनसीएलटी के जरिए हो रहा है। एनसीएलटी से ही हो रहा है ज़्यादातर, चूंकि वो जो कंपनियां जो जिन्होंने लोन दिया था वो दिवालिया हो गई हैं या बंद हो गई हैं, तो कर्जा मुक्ति के इन्होंने अटैच कर ली बैंक की प्रॉपर्टीज को, बैंकों ने नहीं, बैंक की प्रॉपर्टी नहीं, उन कंपनियों की प्रॉपर्टी को अटैच कर ली। और एनसीएलटी में या तो बैंक गए या वो कंपनी गई, कोई भी जा सकता है एनसीएलटी में। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है उसका नाम, जो कंपनियों के लेन देन के मामले, कंपनी लॉ को गवर्न करती है। मतलब मोटी बात है, पहले हाईकोर्ट के पास पावर थी, लेकिन इस बीजेपी गवर्नमेंट ने आकर के कंपनी लॉ की प्रोसीडिंग्स को फास्टन करने के लिए, फास्ट ट्रैक करने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बढ़ा दी। इसकी कई ब्रांचेज हैं देश में। तो वो तय करती है, उस कंपनी को नीलाम कर देती है, कोई ना कोई खरीद लेता है। रिलायंस ने खरीदे, अडानी जी ने खरीदी, कईयों ने खरीदी वो कंपनियां। कुमार मंगलम बिरला है, सज्जन जिंदल है, ऐसे जो लोग थे उन्होंने खरीद ली। टाटा ने भी खरीदी है, जो वो एक स्टील थी, स्पेशल स्टील या कोड थी, वो उड़ीसा के अंदर सिंगल थी शायद वो। उन्हें हरीश भसीन जो थे, शेयर ब्रोकर थे दिल्ली में, उनकी बहुत बड़ी कंपनी थी स्टील की उड़ीसा में। दैट कंपनी हैज बीन परचेज बाय टाटा स्टील एंड मर्ज्ड, नाउ इट हैज बीन मर्ज्ड इन टाटा स्टील। बहुत बड़ी कंपनी थी, बहुत अच्छा शेयर चलता था। द कंपनी हैड बिकम इंसॉल्वेंट एंड नाउ दैट हैज बीन मर्ज्ड विद टाटा स्टील। तो इस तरह का उसमें वसूली हुई, मतलब पैसा वसूल हुआ। और अभी भी हो रहा है। जो नदी में बाढ़ आती है वो एकदम, ये थोड़ी एकदम से बंद हो जाती है, नहीं, धीरे धीरे फोर भी चलता रहता है, जिराव चलता रहता है। वर्षा ऋतु के बाद भी जो बरसाती नदियाँ भी होती हैं, वो पानी तो आता ही है उसमें। नर्मदा नदी है, कावेरी नदी है, ताप्ती नदी है, इनमें पानी आता रहता है। ये हिमालय की नदियाँ नहीं है, बर्फीली नदियाँ नहीं है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट दे डिलीवर वाटर, द फ्लो ऑफ वाटर कंटिन्यूज बट विद स्लो स्पीड। तो वो जो पैसा वसूल हुआ, इन्होंने अपनी बैलेंस शीट में, अपने रिजल्ट्स में अलग से कहीं शो नहीं किया कि बैड डेट्स, द एनपीएस which are being recovered are ऑफ दिस अमाउंट।
इसको रेवेन्यू में मिला दिया इन्होंने, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट बढ़ गया। अब शुरू में तो इनकी 100 50 50 60% प्रॉफिट आया था, ग्रोथ आई थी, तो वो शेयर भी बढ़ गए। बढ़ने भी चाहिए थे क्योंकि पैसा वसूल हो रहा है डूबा हुआ, तो वो प्रॉफिटेबिलिटी में दिखाई दिया। और अभी भी वो जो पैसा थोड़ा बहुत भी वसूल हो रहा है वो प्रॉफिटेबिलिटी में दिखाई दे रहा है। साफ तस्वीर ये है कि प्राइवेट बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ये दे आर वेरी एफिशिएंट। और ये समझिए ये तो पक्के बनिए हैं। मतलब जो बोरे हुआ करते थे किसी ज़माने में राजस्थान में, जो किसानों को इनको उधार देते थे वो बोरे कहलाते थे, उस तरह से बहुत तेज हैं। तो बहुत ऊंची रकम है, बड़े हाई कैलकुलेशंस हैं। प्रोडक्ट एंड ब्रांड साथ करने के लिए इन्होंने बड़े बड़े मैनेजर रख रखे हैं। तो जब इनकी ग्रोथ नहीं आ रही तो इन बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ कहाँ से आ रही? तो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। अच्छा, उनकी तो मल्टी डायमेंशनल मतलब वो बिजनेस है उनका। उनके पास ब्रोकरेज फर्म है, उनके म्यूचुअल फंड हैं, उनके पास में इंश्योरेंस कंपनीज है। दे आर वेरी सक्सेसफुल इंश्योरेंस कंपनीज। जो भी कंपनी है, 3-4 सिक्योर ब्रोकरेज कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनीज है और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, ये सब दे आर वेरी एफिशिएंट कंपनीज। तो मल्टी डायमेंशनल बिजनेस के बावजूद भी उन कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी में कोई ग्रोथ नहीं आ रही उन बैंकिंग इंडस्ट्री में। तो इनमें ग्रोथ कहाँ से आ गई? इनके पास तो इतने साधन ही नहीं, और ये तो गवर्नमेंट पॉलिसी के अंतर्गत काम करते हैं। तो ये दिस इज द पोजीशन। अब सवाल ये है कि इन बैंकों में किया क्या जाए। करने का निर्णय तो आपको लेना है। मैंने तो आपको तस्वीर पेश कर दी कि दीज बैंक्स में एक्चुअल जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो मेरे हिसाब से जो कुछ मैं समझ पाया हूँ, एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम है जितनी दिखाई जा रही है। इस दिखाई गई प्रॉफिटेबिलिटी में जो हिस्सा है मेजर, वो डूबे हुए वसूल हो रहे प्रॉफिट का है। डूबे हुए जो पैसा है उसका हिस्सा है। वरना बता दें बैंक पर, ये बता दें साहब हमने ये पैसा वसूल किया, इसमें ये शामिल है, आप नोट तो डालो है, ये क्या हो रहा है? वरना तो ऐसी सूरत में दोस्तों मेरे हिसाब से, और सेबी को भी कहना चाहिए, इन्वेस्टर्स जो है वो धोखे में आ रहा है, उनको, सेबी को, इन PSU बैंकों को या सारे बैंकों को ये कहना चाहिए कि इस प्रॉफिट में हमारा जो नेट NPA वसूल हुआ है वो इतना अमाउंट शामिल है, ताकि एक एक्चुअल तस्वीर सामने आ जाए। अब ये बैंक प्रॉब्लम में क्यों आएंगे? अभी भी प्रॉब्लम में रहेंगे। इनका कोई दोष नहीं। कोई मैनेजर को दोष दें या कोई जनरल मैनेजर को, कोई MD को, कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को दोष दें, हम कोई दोष नहीं देते। इनकी कुछ व्यवस्थाएं हैं। ये सरकारी बैंक है, सरकारी योजनाओं का पालन इनको पूरी तरह करना पड़ता है। नेशनलाइजेशन इंदिरा जी ने किया इसीलिए था कि भाई गरीब आदमी को सपोर्ट मिल सके। ठीक है, उस समय कुछ हालात रहे तो नहीं मिल पाया, लेकिन अब तो मतलब इस सरकार ने तो इंतजाम किए तगड़े। मतलब जनधन खाते खोल करके, तो जैसे रेडी पटड़ी वालों को लोन देना, मुद्रा लोन देना, ये सब लोन भी हैं। तो ये आप, अच्छा फिर SME के लोन देना, तो ये सब लोन देखिए, इसमें जो NPA परसेंटेज होगा वो ज़्यादा होगा, बैड डेट्स ज़्यादा आएंगे। जो सब प्राइवेट बैंक देते हैं तो बहुत छान के देते हैं, वो तो ऐसे मक्कर पक्के बढ़िया हैं कि बिल्कुल ठोक बजा के देते हैं। लेकिन इन बैंकों की व्यवस्थाएं, सरकार की पॉलिसी को फॉलो करना पड़ता है इनको। दे हैव टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। और इनके पीछे जो कुछ उद्देश्य है वो सेकुलरिज्म भी है। दे आर नॉट मेंट टू अर्न प्रॉफिट ओनली टू अर्न प्रॉफिट, दे आर मेंट टू सर्व द नेशन, दे आर मेंट टू सर्व द पुअर पीपल्स ऑफ द कंट्री। ये पोजिशन है। मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूँ। तो इस कारण से देश के बैंक हैं, बड़ी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, आम नागरिक को सेवा दे रहे हैं, गरीबों को सेवाएं दे रहे हैं, बहुत काम करते हैं रात दिन। लेकिन हमको देखना है हमारा क्या होगा। हम शेयर होल्डर हैं इसके, हमको क्या मिलेगा? तो हम क्यों पड़े इस लफड़े में? आप सेवा करिए, देश बहुत अच्छी बात है, सरकार आपकी मदद कर रही है और आप भी कर रहे हो, बहुत करो। हम क्यों पड़े इस लफड़े में? सवाल ये है ना। तो अंडर दी सर्कमस्टेंसेस दोस्तों मेरी राय यही है कि अगर हों तो कोई निर्णय लेवें आप इस संबंध में। मैं कोई बेचने की राय नहीं दे रहा हूँ, मैं अलर्ट दे रहा हूँ आपको, जो तथ्यात्मक सच्चाई पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ। मेरे पास कोई सरकारी बैंक नहीं, ना मैं खरीदूंगा। मैंने तो
सन 2010 में खरीद करके एक अच्छा खासा लॉस उठाया था। उसके बाद से मैं तो इनको नमस्कार करता हूँ। और बहुत लोग बर्बाद हुए हैं, मतलब शेयर का अच्छा नहीं है, बाकी सब अच्छे हैं, बैंक बहुत अच्छे हैं, एम्प्लॉय बहुत अच्छे हैं, वेल बिहेव्ड है, जाते हैं बड़े नमस्कार करते हैं, एम्प्लॉय भी नमस्कार है, मैनेजर भी नमस्कार करते हैं, बड़े बहुत सब कुछ है, सही है। लेकिन अब नीति तो नीति है, अब क्या कर सकते हैं बताइए। तो ऐसी सूरत में, और मैं दूसरी और बात बताता हूँ, HDFC बैंक, मैंने पहले भी एक बहुत डिटेल वीडियो बनाया था इस पर। मैं 10 साल में क्या दिया, दो बैंकों का कंपैरिजन कर लेते हैं, एक प्राइवेट सेक्टर का टॉप बैंक और एक गवर्नमेंट सेक्टर का टॉप बैंक PSU बैंक। HDFC बैंक प्राइवेट सेक्टर का टॉप बैंक है, गवर्नमेंट सेक्टर का जो टॉप बैंक है वो SBI है। तो 10 साल में इन दोनों बैंकों ने शेयर होल्डर्स को क्या दिया, ये देखते हैं। 10 साल पहले HDFC बैंक के शेयर का रेट था 52,525, आज इसका रेट है 1,650 रुपये। तो 1,650 में भाग देते हैं अपॉन 525 रुपये, ये हुआ 3.14 टाइम 10 साल। और ये जब हुआ है जब इसका 5 साल का जो कार्यकाल है वो खराब गया। HDFC का मर्जर हुआ, दुनिया भर के बेड रेट शिफ्ट हुए इनके यहाँ, कोरोना काल था, उसके बावजूद भी 3.4 टाइम कर दिया पैसे को 10 ईयर्स में। SBI ने क्या दिया, 744 बटा 308, 2.41। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी और डूबा हुआ पैसा भी वसूल हुआ है इनका, गवर्नमेंट से भी बहुत सपोर्ट मिला, पॉलिसी सपोर्ट मिला, सब तरह का मिला, RBI भी इनको कोई थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है इनके प्रति। SBI ने 10 साल में 2.41 टाइम किया पैसे। स्पष्ट साफ दिखाई देता है इन हालात में भी HDFC बैंक ने 1.5 गुना कर दिया उस पैसे को। व्हाट इज दिस, साफ दिखाई दे रहा है। मेरा कोई दोष नहीं है, मेरे से कोई बात निकली हो, गलत निकली हो, किसी को बुरी लगी हो मेरी बात, कोई बैंक एम्प्लॉय को, किसी ऑफिसर को, मैं क्षमा चाहता हूँ। ये मेरी व्यवस्था है, मुझे एक स्मॉल इन्वेस्टर को मैं ये उसको सही दिशा दिखाना चाहता था, इसलिए ये बात कही है मैंने। अदरवाइज मेरा कोई बैड इंटेंशन इन सब के पीछे नहीं है। I regret for that, whatever if I have told anything wrong in this video. Thank you very much. मेरा वीडियो सब्सक्राइब करें प्लीज़, अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।